हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ फाइंड रिपोर्ट नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 13 को कंटिन्यू करते हैं और चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको एनटीए नेट जीआरएफ की क्लासेस अवेलेबल हैं। अर्थात जिसको रिसर्चर बनना है या जिसका सपना रिसर्च करना है, पीएचडी करना है जीआरएफ लेके, तो कोर्सेज में ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स दोस्तों आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। और इसी में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे। साथ ही में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 4100 रुपये। इसी में दोस्तों विद्यास्थली बैच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। इस कोर्स में भी आपको दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसमें टेस्ट सीरीज दी जाएगी। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 3500 रुपये। साथ में दोस्तों आचार्य बैच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमपी यूपी हरियाणा में वैकेंसीज आएगी, उनके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में। साथ में होम डिलीवरी भी दी जाएगी। इसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ में दोस्तों राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के। इसमें भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में और पेपर 2 के नोट्स A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। इसी में दोस्तों टेस्ट सीरीज दी जाएगी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। दोस्तों सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, जिसकी फीस है मात्र 299 रुपीज। इसमें दोस्तों आपको यूजीसी नेट जीआरएफ सेट पीजीटी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता कॉलेज लेक्चरर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में दोस्तों सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट दिए जाएंगे और इसी में आपको परीक्षा की योजना के अनुसार भी टेस्ट लिए जाएंगे, जिनको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। तो चलिए दोस्तों चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अपक्षय चट्टानों को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। कथन 2 है, क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही है। तो निम्न कथनों में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर, कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कथन कौन सा सही है। पहला कथन कह रहा है कि अपक्षय चट्टान को विस्थापित किए बिना उसके लक्षण बदल देता है। अपक्षय की परिभाषा दी गई है दोस्तों। अपक्षय क्या होता है? अपने ही यथा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। तो ये सही बात है दोस्तों। कथन 2 है, क्रिस्टलीय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही होती है। क्रिस्टलीय चट्टानें दोस्तों इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानों की तुलना में भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय के प्रति अधिक सुग्राही होती है। तो यह कथन भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो देखिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को अवसादी चट्टानों और उसका रूपांतरण कौन सी चट्टानों में हुआ है उससे आपको सुमेलित करना है। तो आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए देखते हैं दोस्तों। स्लेट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और शेल, इन अवसादी चट्टानों का रूपांतरण कौन सी चट्टानों में होता है? तो दोस्तों हमें पता है कि स्लेट का शिस्ट में रूपांतरण हो जाता है, उसी प्रकार ग्रेनाइट का नीस में रूपांतरण होता है, बलुआ पत्थर का दोस्तों क्वार्टजाइट में रूपांतरण हो जाता है और शेल का स्लेट में रूपांतरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा। 3, 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ग्रेनाइट का नीस में रूपांतरण होता है, स्लेट का शिस्ट में, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में और शेल का स्लेट में। इसी तरह दोस्तों चूना पत्थर का संगमरमर में रूपांतरण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, शिस्ट या ग्रेनाइट, इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती है? जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर ताप और दाब में परिवर्तन से जिन चट्टानों का रूप परिवर्तन होता है उन्हीं को रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो दोस्तों संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है जिसका अवसादी चट्टान में अर्थात अवसादी चट्टान से रूपांतरण होता है, तो चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट दोस्तों एक रूपांतरित चट्टान है जो बलुआ पत्थर से बनती है। शिस्ट दोस्तों एक रूपांतरित चट्टान है जो स्लेट से बनती है। और दोस्तों ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर की पहचान करनी है। कथन है इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा गलत है, इसकी पहचान करनी है। तो बताइए दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है कि बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है। बाह्य भूपृष्ठ, तो ये कथन सही है दोस्तों। बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। कथन 2 है भूपृष्ठ प्रवार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। भूपृष्ठ दोस्तों क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो इनका कौन से डिसकंटिन्यूटी से इनको पृथक किया जाता है? सबसे ऊपरी भाग में दोस्तों क्रस्ट, फिर मेंटल एंड देन कोर। तो हमें पता है दोस्तों क्रस्ट और मेंटल को मोहो डिसकंटिन्यूटी द्वारा अलग किया जाता है और मेंटल और कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इस कथन में कह रहा है कि क्रस्ट तथा भूपृष्ठ और प्रवार क्रस्ट और मेंटल से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। नहीं दोस्तों, क्रस्ट और मेंटल को मोहो असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। कथन 3 है प्रवार और कोर तथा मेंटल और कोर सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो सही है दोस्तों, मेंटल और कोर की सीमा था जिस तरह धरातल से था भूगर्भ में जैसे गहराई के नीचे जाते हैं तो पी तरंगों की वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ठोस पदार्थों की प्रधानता होने के कारण वहां पर पी लहरों के वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि पी लहरें ठोस पदार्थों में सर्वाधिक गति से प्रवाहित होती है। तो ये सही है दोस्तों। कथन 4 है पृथ्वी का आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड दोस्तों में पता है कि नीफे तथा निकल और फेरस जैसी भारी धातुओं से बना होता है।
तो ये गलित अवस्था में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये अभी तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कथन 4 गलत हो जाएगा। तो सही कथन दोस्तों इसमें है 1 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है? मार्बल, स्लेट, लाइमस्टोन या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, अवसादी चट्टान कौन सी है? अवसादी चट्टान बताना है दोस्तों। निम्न में से अवसादी चट्टान कौन सी है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मार्बल दोस्तों एक कायांतरित या रूपांतरित चट्टान में शामिल की जाती है। स्लेट दोस्तों ये भी कायांतरित चट्टान में शामिल की जाती है। शेल से स्लेट का रूपांतरण होता है। लाइमस्टोन दोस्तों एक अवसादी चट्टान के अंतर्गत शामिल की जाती है। अवसादी चट्टानों का निर्माण या फॉर्मेशन किस तरह से होता है दोस्तों? जब आग्नेय चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण होता है, उसके परिणाम स्वरूप सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। अब चट्टानों के परतदार परतें, इसमें परतदार चट्टानें यह पाई जाती हैं। तो लाइमस्टोन एक अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर होम्स ने, हैफोर्ड ने, जॉन मरे ने या रीड ने? किसने इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी को प्रतिपादित किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एच.एफ. रीड ने इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी को प्रतिपादित किया था। इन्होंने यह थ्योरी 1902 में प्रतिपादित की थी। इसमें इन्होंने बताया था कि भूगर्भ में चट्टानें एक रबड़ की भांति कार्य करती है। जिस प्रकार हम रबड़ को में तनाव लाते थे, रबड़ को खींचते हैं, तो उससे वह एक सीमा तक जाकर, अब रबड़ अपनी आकृति एक सीमा तक जाकर वह टूट जाता है। उसी प्रकार भूगर्भ में भी चट्टानें रबड़ की भांति कार्य करती है। तो जैसे जैसे ये एक अपने स्थान से दूर जाती है, तो एक सीमा तक आकर ये टूट जाती है और पुनः अपने स्थान पर आने का प्रयास करता है, जिससे दोस्तों जिससे भूकंप उत्पन्न होते हैं। जब चट्टानें अपने स्थान से दूर जाकर पुनः अपने स्थान पर आती है, तो उससे भूगर्भ में पड़ते विस्थापित होती है, अर्थात इनके कारण भूकंप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय शैलों की आकृतियां निम्नांकित में से हैं? मेसा, क्वेस्टा, होगबेग या ये सभी? आग्नेय शैलों की आकृतियां कौन सी है? तो आंसर बताइए दोस्तों, आग्नेय शैलों की आकृतियां कौन सी होती हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आग्नेय शैल तथा इग्नेस रॉक्स की आकृतियां मेसा भी होती है, क्वेस्टा भी और होगबेग, इन तीनों को ही आग्नेय शैलों की आकृतियों में शामिल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट या ग्रेबो? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट नहीं दोस्तों, अम्लीय आग्नेय शैल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। अम्लीय आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अम्लीय आग्नेय शैल कौन सी होती है दोस्तों? ऐसी चट्टानें जिनमें सिलिका की मात्रा
अधिक पाई जाती हो। सिलिका प्रधान चट्टानों को अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इनमें दोस्तों सिलिका की मात्रा 60% से अधिक पाई जाती है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानों के उदाहरण में दोस्तों हम ग्रेनाइट और रायोलाइट को शामिल करते हैं। तो इसमें से कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट एक अम्लीय आग्नेय चट्टान के अंतर्गत शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? परतदार चट्टानों में, अधिवितलीय या प्लूटोनिक में, अवसादी में या कायांतरित में? कौन सी चट्टानों में आग्नेय शेल की गणना की जाती है? अर्थात इनमें से ग्रेनाइट चट्टाने ग्रेनाइट को किस में शामिल किया जाता है? तो सही आंसर की पहचान करनी है दोस्तों। ग्रेनाइट कौन सी चट्टानों में शामिल की जाती है? अभी हमने देखा है दोस्तों, ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय शेलों में शामिल की जाती है। अम्लीय आग्नेय शेलों में शामिल की जाती है जो भूगर्भ में था, धरातल से नीचे था, भूगर्भ के अंदर मैग्मा के ठंडा होकर जमने से निर्मित होती है। मैग्मा के शीतल होकर जमने से निर्मित आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट होती है दोस्तों। तो ये इसकी गणना हम अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों के अंतर्गत शामिल करते हैं। परतदार दोस्तों अवसादी चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानें परतदार ना अवसादी है ना कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। तो ग्रेनाइट दोस्तों आग्नेय चट्टानों का उदाहरण मानी जाती है जो अधिवितलीय या प्लूटोनिक में शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय शेल का एक रूप है? अंतर्वेदी आग्नेय शेल का रूप कौन सा है? लावा पठार, लावा शंकु, लेकोलिथ या ज्वालामुखी कुंड? इनमें से कौन से अंतर्वेदी आग्नेय शेल का एक उदाहरण है? तो आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अंतर्वेदी आग्नेय शेल का उदाहरण कौन सा है? तो देखते हैं दोस्तों, अंतर्वेदी आग्नेय शेल के अंतर्गत दोस्तों लेकोलिथ को शामिल करते हैं। लावा पठार, लावा शंकु, ज्वालामुखी कुंड बहिर्वर्ती आग्नेय शेलों से निर्मित आकृतियां होती हैं। अर्थात धरातल के ऊपर लावा के ठंडा होकर जमने से लावा पठार, लावा शंकु और ज्वालामुखी कुंड का निर्माण होता है, जबकि लेकोलिथ अंतर्वेदी अर्थात भूगर्भ में ही मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली आकृति होती है, जिसका आकार दोस्तों एक गुंबद की भांति होता है। अर्थात बेथोलिथ के समान ही परंतु छोटे रूप के गुंबद के समान आकृति लेकोलिथ की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सेल जिसके माध्यम से ऊपरी सतह से पानी निचली सतह की ओर आसानी से गुजरता है क्या कहते हैं? पारगम्य शेल, सरंध्र शेल, संस्तृत शेल या संरचनात्मक शेल? कौन सी ऐसी शेल है जिसके माध्यम से ऊपरी सतह से पानी निचली सतह की ओर गुजरता है? तो बताइए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सरंध्र शेल, सरंध्र शेल के माध्यम से ही ऊपरी सतह से पानी निचली सतह में आसानी से गुजर सकता है। अर्थात जब इन रंध्रों के इन चट्टानों के बीच में
रिक्त स्थान रह जाता है अर्थात रंध्र रह जाते हैं तो इनके अंतर्गत इनके अंदर से जल आसानी से ऊपरी भाग से निचले भाग में प्रवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का उदाहरण है? कौन सी बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों का सही आंसर बताइए दोस्तों। बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का उदाहरण कौन सा है? डाइक, ग्रेवो, डोलेराइट या क्वार्टजाइट? इनमें से कौन सी बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। बहिर्वेदी आग्नेय शैलों का उदाहरण कौन सा है? अर्थात धरातल के ऊपर ही लावा के ठोस होकर जमने से बनने वाली कौन सी इनमें से एक स्थलाकृति है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। डाइक, डाइक दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में अर्थात भूगर्भ में ही मैग्मा के ठंडा होकर जमने से अर्थात मैग्मा के लंबवत रूप से ठंडा होकर जमने से बनने वाली एक आकृति है। ग्रेवो दोस्तों बहिर्वेदी आग्नेय शैल का एक उदाहरण है अर्थात धरातल के ऊपर ही लावा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली ग्रेवो। इसी में दोस्तों हम एक बेसाल्ट को भी शामिल करते हैं जो भी एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल का ही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेवो एक बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। डोलेराइट और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट दोस्तों कायांतरित चट्टान है जिसका रूपांतरण बलुआ पत्थर के रूपांतरण से अर्थात बलुआ पत्थर का कायांतरण में क्वार्टजाइट में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन से एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट या शिस्ट? रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने सॉल्व किया था। इनमें से ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अर्थात जीवाश्म इनमें से कौन सी चट्टान में नहीं पाए जाते हैं? कॉन्ग्लोमरेट में, ग्रेनाइट में, शेल में या बलुआ पत्थर में? इनमें से किस में जीवाश्म की प्रधानता नहीं होती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। जीवाश्म कौन सी शैलों के अंतर्गत पाए जाते हैं उनमें से ये उदाहरण देखिए, उनमें सही आंसर की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। जीवाश्म कौन सी शैलों में पाए जाते हैं दोस्तों? तो यह अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से नहीं कौन सी शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कॉन्ग्लोमरेट एक अवसादी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। शेल दोस्तों एक अवसादी चट्टान है। साथ में दोस्तों बलुआ पत्थर भी एक अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट दोस्तों आग्नेय चट्टान है जिसके अंतर्गत जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनने वाली यह एक चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? सॉरी दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है। ग्रेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इसी तैयारी में लगे रहिए और जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपको अगर आपको जो टॉपिक क्लियर करना है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट सीरीज में उसी टॉपिक के क्वेश्चन सीरीज ले आएंगे। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।